हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इस वीडियो में हम लोग जो है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज हैं उनके जो है सलूशन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं और उसको 1 बाय 1 करके देखेंगे। बेटा ये पहली वीडियो हम लोगों की रहेगी और हम 1.8 एक्सरसाइज 1.8 को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस कर भी चुका हूँ जब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा था, और साथ में वो बड़े इजी हैं। ये भी इजी आपका है, ठीक है ना, इसमें भी कुछ है नहीं, बट इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी, इसलिए मैं इसको आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है बेटा जी। यहाँ कहा गया 2 पॉइंट चार्ज क्यू ए 3 माइक्रोकूलम और क्यू बी -3 माइक्रोकूलम। दो चार्जेज यहाँ पर हैं, एक प्लस में है एक माइनस में, मैग्नीट्यूड इनका सेम है और इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है 20 सेंटीमीटर। एल मान लिया हमने डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा जी, इन वैक्यूम में रखा गया है ये। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। ठीक है बेटा जी, मान लो हमने मिड पॉइंट को हमने ए ले लिया है, इस पॉइंट पर हमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, ड्यू टू बोथ चार्जेस। तो आई थिंक आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनाएगा, राइट साइड में हो जाएगा ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज, और जो बी बनाएगा वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ ही बनाएगा क्योंकि पॉजिटिव अपने से दूर बनाता है और जो बी है अपनी तरफ बनाएगा। ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी। कहाँ पर, राइट साइड में। मतलब मिड पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो प्लस क्यू कहाँ बनाएगा, राइट साइड में, माइनस क्यू कहाँ बनाएगा, राइट साइड में। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में वेक्टोरियली ऐड हो जाएंगी। हालांकि इस क्वेश्चन को मैं करा भी चुका हूँ, ठीक है ना, आप लोगों को पता होगा मैंने कराया इस क्वेश्चन को है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू की बात करें आप, तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस आप कितना हो जाएगा L/2 हो जाएगा। मतलब जो आपका R बनेगा L/2 बनेगा वो होगा 10 सेंटीमीटर। ये दोनों के लिए, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पर निकाल सकते हो आप लोग। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए ड्यू टू द पॉइंट चार्ज क्यू ए, तो के क्यू ए अपॉन वॉट R² है ना। तो इसको सारी वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा कितना, 2.7 × 10⁻⁶ न्यूटन प्लस में आएगा ये पर कूलम। ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बी निकालोगे, माइनस क्या करेगा, अपनी तरफ बनाएगा, तो मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा, है ना बेटा जी। कितना आएगा, के क्यू बी अपॉन R², यह आएगा 2.7 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। इसमें कोई प्रॉब्लम की बात तो है नहीं। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा ई नेट एट ओ पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा 2 × 2.7 × 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। ये निकल के आपका आ जाएगा कितना, 5.4 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा जी। अब बात कर रहा है कि व्हाट इज़ द, देखो बी पार्ट क्या है, द नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज यहाँ पर रखा जाए। कहाँ पर, इस पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर कितना है 1.5 × 10⁻⁻19। ये नेगेटिव चार्ज है, रखा जाए तो क्या होगा बेटा जी, तो नेगेटिव में क्या करेगा, जो -3 कूलम चार्ज है उसको रिपेल, क्योंकि आपको नेट फोर्स निकालना है, तो -3 कूलम चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा लेफ्ट साइड में। और आपका जो +3 कूलम चार्ज है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना बेटा जी। दोनों फोर्सेस क्या होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। फोर्स को भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल चुके हो ई नेट, और यहाँ पर अगर आपने नेगेटिव चार्ज रखा है तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, बी पार्ट देखेंगे तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज कितना रखा है वो पॉइंट पर, एट ओ, है ना बेटा जी। कितना होगा, जो फोर्स होगा कितना होगा, वो Q0 × इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपको पता है ये ऐसे, ठीक है ना।
तो F इक्वल टू क्यू नॉट कितना दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁻9 दिया गया है और विथ नेगेटिव साइन है ये। और इंटू ई कितना दिया है, ई नेट तो निकाल रखे हो आप लोग 5.4 इंटू 10⁻6 है ना। इसे कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा -8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन आंसर आ जाएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी बेटा जी, अब जो इसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। नेगेटिव साइन क्या करता है, इंडिकेट करता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, राइट साइड में है, तो नेट फोर्स कहाँ लगा है उस चार्ज पार्टिकल पर, लेफ्ट साइड में लगा हुआ है। ये पॉइंट मैंने पहले डिस्कस भी किया था, यहाँ भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो डिस्कस कर लेना बेटा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब बेटा ये देखिए एक्सरसाइज 1.9 को हम लोग देखते हैं। अ सिस्टम हैज़ टू चार्ज क्यू ए 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, क्यू बी दिया है, दो चार्जेज हैं है ना, मैग्नीट्यूड इनका सेम है बट अपोजिट हैं। लोकेटेड एट द पॉइंट 0, 0 -15 एंड 0, 0 +15, यानी कि जो आपका जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस पर ओरिजिन से 15 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज लोकेटेड है और जेड ही एक्सिस पर 15 सेंटीमीटर नीचे की तरफ एक जो है चार्ज लोकेटेड है। और वो बताया ना -15 है, आपका +15 है, मतलब जेड एक्सिस पे चार्ज रखे हुए हैं। व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। सिंपल सी बात है, एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर बनाया हमने एक्स एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस बनाया, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस है। तो अब बताइए जो नेगेटिव चार्ज है क्यू बी, उसका कोऑर्डिनेट, क्यू ए का कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 0, 0 -15 है, यानी जेड एक्सिस पर वो नेगेटिव नीचे की तरफ आपका पॉइंट आउट होगा। 0, 0 -15 ये आपका प्लस क्यू ए चार्ज है और जो क्यू बी चार्ज है वो 0, 0 +15 पर है। अब बताइए पूरा का पूरा सिस्टम एक डाइपोल बना रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, दोनों के क्या हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है बट अपोजिट है। तो पूरा का पूरा सिस्टम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रहा है और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर होगी, पता है आपको कि, और यानी ये क्यू बी से लेकर क्यू ए के बीच, क्योंकि ये पूरा का पूरा 15 है ओरिजिन से, ये 15 है, ये भी 15 है, तो पूरी की पूरी जो लेंथ होगी, मान लो ये लेंथ कितनी होगी, ये कितनी होगी 30 सेंटीमीटर होगी, है ना बेटा जी। लेंथ वेक्टर क्वांटिटी होगी इसमें, क्योंकि आपको नेगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं लेंथ। डाइपोल मोमेंट किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी बेटा कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव होगी, आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना। तो अब डाइपोल सेपरेशन क्या है, डाइपोल से कितना है, लेंथ कितनी है 30 सेंटीमीटर है और उसको हमने कन्वर्ट किया मीटर में तो 0.3 मीटर आ गया। तो टोटल चार्ज कितना होगा बेटा जी, टोटल चार्ज कितना डेवलप होगा, तो टोटल चार्ज क्या होगा, क्यू ए प्लस क्यू बी होगा। टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम क्यू ए प्लस क्यू बी होगा, दोनों जस्ट अपोजिट हैं, तो ये आपका 0 होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टोटल चार्ज आपका 0 होता है, आपको पता आपको है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है क्यू इंटू, तो बेटा क्यू इंटू 2L कर सकते, सॉरी क्यू इंटू एल कर सकते हो या तो 2A कर सकते हो, क्योंकि ये तो 2A के बराबर है ना, और यही तो 2A जो हमने L लिया हुआ ना डाइपोल लेंथ, वो 2A के बराबर, इसको हमने L मान लिया, नो प्रॉब्लम, ठीक है बेटा जी, 2A वेक्टर कर लिया हमने। तो अगर हम इसको वेक्टोरियल डिफाइन करना चाहें तो आप कैसे करोगे, चार्ज को एक ले लोगे, कितना चार्ज एक है, आप चार्ज की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ -7 इंटू, अब ये जो लेंथ है वो माइनस से लेके प्लस तक लेंगे, तो लेंथ क्या होगी, क्योंकि डायरेक्शन क्या बनेगी डाइपोल लेंथ की, -k बनेगी ना, I, J और K में क्या बनेगी, -k बनेगी। तो यहाँ रखोगे आप इंटू 0.3 इंटू K कैप, है ना, क्योंकि आपका कहाँ बेटा है वो डाउन साइड में है, तो माइनस करोगे इसको, -k कैप, अपवर्ड में +k कैप होगा, जे पर क्या होगा k कैप होता है, अपवर्ड में नेगेटिव होगा आपका -k कैप होगा। जिसको अगर हम कैलकुलेट करते तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, -7.5 इंटू 10⁻⁷ -8k कैप, है ना, कूलम मीटर, ये आपका आ गया आंसर। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए, आपको डाइपोल मोमेंट निकालना था, आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है बेटा जी। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको ध्यान देना आप लोग।
बेटा इस क्वेश्चन में 1.10 वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट, ये दिया हुआ है डाइपोल मोमेंट, ओके, इज अलाइंड एट एंगल कितना 30 डिग्री है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डाइपोल मोमेंट आपका है। डाइपोल आपका ना, ये डाइपोल है ना आपका, ये हमने एरोस दिखाया हुआ है। नीचे क्या होगा माइनस क्यू होगा, ऊपर क्या होगा प्लस क्यू होगा। ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। तो डाइपोल आपका है कितने एंगल पर रखा गया है 30 डिग्री पर रखा गया है। विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड दिया गया है कितना है बेटा जी 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ठीक है बेटा जी, तो सिंपल है, फॉर्मूले पे रखना है, आंसर आ जाएगा टॉर्क ऑन अ डाइपोल। तो क्या लिखेंगे हम लोग, टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन व्हाट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, क्या होगा बेटा जी, टॉर्क आपका क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू, अगर वेक्टर की बात करें हम तो होगा P क्रॉस E, है ना। इसके मैग्नीट्यूड की बात करें अगर हम, सिंपल टॉर्क आपका हो जाएगा, सिंपल क्या होगा PE sin थीटा, क्रॉस है ना, तो PE sin थीटा हो जाएगा बेटा जी। द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, P कितना आपका दिया है 4 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 10⁴, है ना, और इंटू क्या है साइन थीटा, साइन 30 है, 1/2 हो जाएगा, 1/2। सॉल्व करेंगे इसको आ जाएगा 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। ये आपका आंसर आ गया। इसमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ फार्मूला रखना था और PE sin थीटा से सारी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना था। ठीक है बेटा जी, अब हम अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब बेटा यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 1.10। ठीक है ना, इसको हम फिजिकल सिचुएशन लेकर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके एक पॉलीथीन पीस आपके पास है और ये जो है ये वूल की पीस है ना, वूल। तो इन दोनों को जब आपस में हम रब करते हैं तो आफ्टर रबिंग ये देखा गया कि पॉलीथीन पीस पर क्या है नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, -3 × 10⁻⁷ कूलम नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। और इसके बाद जो आपका वूल था उस पर जो है +3 × 10⁻⁷ कूलम का चार्ज डेवलप होगा। जितना पॉलीथीन पे आएगा उतना ही आएगा वूल पर, बट अपोजिट चार्ज डेवलप होगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफ़र हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वूल से ट्रांसफ़र होकर के पॉलीथीन में गया होगा। तो अब पूछ रहा है कि क्वेश्चन पूछता है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड। ठीक है ना, क्या है एस्टिमेट, ठीक है ना, हमको n एस्टिमेट करना है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए अगर चार्ज दिया हुआ है तो, और कहाँ से कहाँ होगा तो समझ ही रहे हो आप कहाँ से कहाँ होगा। ठीक है ना, क्योंकि अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जो है वूल से निकल करके पॉलीथीन पीस पर ट्रांसफ़र हुआ होगा। ठीक है बेटा जी, तो अगर आपने कहा कि इफ़ n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, ऐसा आपने मान लिया, तो Q इक्वल टू क्या होता है बेटा जी, है ना, तो आपका Q इक्वल टू होता है N × E, है ना बेटा जी। तो बस आप वैल्यू पुट करेंगे तो N कितना आएगा, N × E ले लिया आपने, N कितना आ गया बेटा जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र Q/E आ गया। तो चार्ज जो डेवलप हुआ है 3 × 10⁻⁷ हुआ है अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19 दिया हुआ है। जब सॉल्व करेंगे इसको आ जाएगा 1.875 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ होंगे, वूल से पॉलीथीन पर ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है ना, अगला क्या है, इज़ देयर ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम द वूल टू पॉलीथीन। आपको यस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है तो मास भी क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा बेटा जी। तो आप बी पॉइंट क्या लिखोगे, कहोगे यस ट्रांसफ़र हो रहा, कितना हो रहा है, तो मास ट्रांसफ़र कैसे निकालेंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन रख देंगे तो क्या आ जाएगा 1.87 × 10⁻12 ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए हैं। ठीक है बेटा जी, और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1.9 इंटू क्या होता है, सॉरी 1.9 होगा 9.1 होगा, 9.1 × 10⁻30 -31 kg होता है। कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये आ जाएगा 1.8 × 10⁻18 kg।
इतना मास जो है वूल से पॉलीथीन में ट्रांसफ़र हो गया है। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है मैंने, खूब क्वेश्चन कराए हैं आपको कंपेडियम से भी क्वेश्चन कराए गए हैं, एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन लिए गए थे, और यहाँ भी मैंने जो एक्सरसाइज में दिया है वहाँ भी मैंने ले लिया है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँगा, ठीक है बेटा। अब बेटा इस क्वेश्चन को देखते हैं 1.14। अच्छा 1.12 और 1.13 मैं करा रखा हूँ मैं, आप देखना, आप लोग सिर्फ फोर्स का कैलकुलेशन करना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कैलकुलेशन करना है, तो ऑलरेडी वो डन है, इसलिए मैंने 1.14 को लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए फिर फोकस करना इस पर। ये कह रहा है कि फिगर 1.133 शोज ट्रैक द ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल। ये आपका पॉजिटिव प्लेट यहाँ पर है, ये आपका नेगेटिव प्लेट है, और यहाँ पर जो है 3 चार्जेज हैं 1, 2 और 3। यहाँ इनको ईजिली यहाँ से किया गया, प्रोजेक्ट किया गया, और इनमें जो डिफ्लेक्शन दिख रहा है वो 1 ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, 2 में डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ, 3 में डिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है। तो अब इस फिगर को देख करके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है बेटा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसे ही होगी ना, इस तरीके से ना, ठीक है ना। और पार्टिकल मूव कर रहा है ऐसे राइट साइड में, तो डिफ्लेक्शन एक ऐसे हो रहा है, एक डिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है, एक डिफ्लेक्शन ऐसे हो रहा है। अब इस पिक्चर को देख करके कह रहा है कि गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस, ठीक है ना। अब तीनों चार्ज पार्टिकल के साइंस क्या होंगे उनको बताना है। विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, ये बताना है Q/m किसका ज़्यादा होगा, किस पार्टिकल का। तो सबसे पहले क्या है, सोल्यूशन में हम लोग देखते हैं, देखिए ध्यान से आप लोग। आप कहते हो कि जो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा, उसकी तरफ जाएगा, वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब 1 और 2 कहाँ डिफ्लेक्ट हो गए हैं, पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, इस तरीके से ऐसे घूमे हैं पॉजिटिव प्लेट की तरफ, इसका मतलब ये नेगेटिव होंगे, तभी तो अट्रैक्ट हुए होंगे ना पॉजिटिव प्लेट से। तो अगर 1 और 2 का डिफ्लेक्शन पॉजिटिव प्लेट की तरफ हुआ है तो 1 और 2 आपका नेगेटिव चार्ज होंगे। तो आप लिखोगे सर कि यहाँ पर 1 and 2 ये क्या है, आर नेगेटिव चार्ज हैं, क्योंकि फिगर देख के बता सकते हो आप चार्जेस। और जो आपका 3 है वो क्या होगा, वो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। तो साइन को तो आपने क्लियर कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो देख करके आपका एक्स इधर आपका वाई है। विच पार्टिकल हैज़ द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, इसको देख के ही आप बता सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं आपसे बताऊं कि एक लाइन में कैसे करोगे एक्सप्लेन, उसको बताता हूँ, फिर थोड़ा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा मैं। जैसे मान लो कि ये तो आपकी पॉजिटिव प्लेट थी ऐसे, और ये जो आपकी क्या थी, ये मान लो ये क्या आपका, ये आपकी नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। तो अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ बनेगा, डायग्राम को देख के इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ बनता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, हर जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना बेटा जी। अब बताइए, तो अगर यानी फोर्स कहाँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, तो अगर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, कोई मतलब प्लस क्यू चार्ज है, मान लो ये प्लस क्यू चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, मान लो हॉरिजॉन्टल हमने चला दिया, इसको मूव नहीं करा, हमने चला दिया, फोर्सफुली हमने चला दिया इसको, मान लो वी वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, वो आगे की तरफ जा रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो बताइए इस प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स कहाँ लगेगा, आपको पता है कि फोर्स कहाँ लगेगा, प्लस क्यू चार्ज है डाउनवर्ड साइड लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग लगेगा। तो आपने कहा कि सर इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो कहाँ होगा, ये आपका डाउनवर्ड होगा इस पर फोर्स। तो अब बताइए एक चार्ज पार्टिकल है, अब कहाँ मूव कर रहा है, वो राइट साइड में मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, पार्टिकल का पाथ होगा पैराबोला ऐसे, है ना, ये पार्टिकल का पाथ ऐसे हो जाएगा ऐसे, मतलब पार्टिकल एक्स में भी मूव करेगा और वाई में भी मूव करेगा, जो पैरा आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। तो अगर पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ ई है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा जी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, तो जो एक्सेलरेशन कितना होगा, QE/m होगा, QE/m होगा। देखो ना बेटा जी, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, QE/m होगा। तो आप ये बताइए, पूछ रहा है किसका मास रेशियो ज़्यादा होगा, ठीक है बेटा जी, हम उसकी बात कर लेते हैं। अब देखो बेटा जी, मान लो पार्टिकल आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो पार्टिकल 2 डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, यहाँ चल रहा है पार्टिकल, यहाँ पे आया, तो यहाँ पर आते आते पार्टिकल ने 2 डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एक तो उसने एक्स किया और एक उसने वाई किया। तो पार्टिकल जब एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी v है, वो चेंज नहीं हो रही है,
क्योंकि फोर्स कहाँ लगा हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सिर्फ ये फोर्स किसको चेंज करेगा, डिस्प्लेसमेंट वाई को। तो अगर मैं पूछूं आपसे, बताओ यहाँ से चला पार्टिकल, इस पॉइंट से चला और इस पॉइंट तक पार्टिकल पहुँचा, मतलब यहाँ पहुँच गया ना, तो टाइम कितना लिया उसने, टाइम टी कितना होगा तुम्हारा, एक्स अपॉन वी होगा। मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना आपने लिया, एक्स ले लिया डिस्टेंस, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक डिस्टेंस आपने एक्स ले लिया, क्या वेलोसिटी है, वी है। वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं चेंज होगी ना, हर पॉइंट पे वेलोसिटी वही रहेगी आपकी, तो एक्स अपॉन वी है। तो टी टाइम में पार्टिकल एक्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, और मैं आपसे पूछूं कि टी टाइम में पार्टिकल ने वाई कितना किया, तो वास्तव में पार्टिकल यहाँ पर है, इस पॉइंट, पार्टिकल इस पॉइंट पे है, पार्टिकल जो है ना वो पार्टिकल इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर एक्स कितना कवर किया, उसने इतना कवर कर लिया, वाई इतना कवर किया, वाई डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, टाइम तो दोनों में सेम लगाया उसने, तो वाई को कैसे निकालोगे, डिफ्लेक्शन इन वाई डायरेक्शन, तो आप कहोगे डिफ्लेक्शन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, तो फार्मूला क्या निकालेंगे, तो आप लगाओगे फार्मूला वही, क्योंकि आपका जो फोर्स है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन कितना क्यू बाई एम है वो कांस्टेंट है, तो आप लगा देंगे स्पीड इक्वेशन। तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी पहले, और इसके बाद कहाँ पहुँच गया, टाइम टी तक चला वो, तो क्या होगा बेटा, वाई इक्वल टू क्या होगा, 1/2 AT स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 QE/m एक्सेलरेशन, तो ये है, और टी कितना निकल के आया, x/v का होल स्क्वायर, ये निकल के आया आपका। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंपेरियम में भी आपको मिलेगा, इसलिए इसको ध्यान देना आप लोग। ये निकल गया आपका। अब बताइए डिफ्लेक्शन क्या है, वाई क्या है, डिफ्लेक्शन है, जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो, मान लो वो डिफ्लेक्शन क्या आपका वाई है। वाई डिफ्लेक्शन ज़्यादा कब होगा, जब, क्योंकि एक्स भी कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट है, वो नहीं एक्स आपका वी दोनों देखो, ये तो एक्स के लिए है, इस पूरे के पूरे रिलेशन में आप देखो QE/m, अगर ये ज़्यादा होगा, QE/m ज़्यादा होगा, तो वाई भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और QE में E क्या है, कांस्टेंट है, तो जो डिफ्लेक्शन है वाई, डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, जो डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, डिफ्लेक्शन वाई डायरेक्शन में जो डिफ्लेक्शन है वो प्रोपोर्शनल है क्या, Q/m के। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका वाई ज़्यादा होगा उसका Q/m क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका ये मतलब हुआ कि जिसका मास कम होगा, चार्ज तो फिक्स है ना आपका, जिसका मास क्या होगा आपका, सॉरी हम ये बोल सकते हैं बेटा जी कि आप कह सकते हो कि जिसका Q/m ज़्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। Q और M के बारे में आपको पता नहीं है, Q/m ये चल गया पता आपको कि Q/m रेशियो जिसका ज़्यादा होगा, यानी आप यहाँ से कह सकते हो कि अगर Q/m जो है जिस पार्टिकल का ज़्यादा है उस पार्टिकल का जो है y भी ज़्यादा होगा, इट मीन्स डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा होगा, है कि नहीं बेटा जी। अब देखो इसमें क्या है, जो आपका थर्ड चार्ज पार्टिकल है उसका सबसे अधिक डिफ्लेक्शन है, देखो ना वो सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है इन कंपेयर टू अदर। तो आप कहोगे सर यहाँ पर कि Q/ जो m है ना, फॉर 3 के लिए ये हाईएस्ट होगा, Q/m फॉर 3 के लिए क्या होगा, ये आपका मोर होगा, या आपका हाईएस्ट होगा, ठीक है बेटा जी। तो Q/m किसका, थर्ड पार्टिकल का हाईएस्ट होगा, ठीक है बेटा जी। ये तो मैंने रिलेशन बता दिया। वैसे भी आप यहाँ देख करके बोल सकते हो कि A इक्वल टू क्या, Q/m है, ठीक है ना। तो जिसका Q/m ज़्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, यहाँ से भी कह सकते हो आप कि Q/m से देख सकते हो, क्योंकि पार्टिकल आपका वो जो है चार्ज जो पार्टिकल है वो उसका क्या एक्सेलरेशन है, QE/m है। तो यहाँ से भी देख करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट आपको यहाँ आना पड़ेगा इस तरीके से रिलेशन बना करके कि भाई डिफ्लेक्शन और Q/m में क्या रिलेशन है। तो Q/m अगर ज़्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, और फिगर से देख सकते हो कौन अधिक डिफ्लेक्ट हो रहा है, 3 सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, इसलिए 3 का Q/m रेशियो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है बेटा। अब बेटा हमारा जो है एक्सरसाइज 1.15 देखिए, कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया गया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ठीक है बेटा जी। व्हाट इज़ द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर प्लेट ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन द साइड हुज प्लेन पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। पहला क्वेश्चन है
ठीक है ना, जो वाई जेड प्लेन है उससे कितना फ्लक्स लिंक होगा। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 एंगल विद द एक्स एक्सिस। ठीक है ना, तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 1.15 का की बात थी। इसमें देखते हैं कि इसको हम फिजिकल सिचुएशन से कैसे हैंडल करेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि व्हाट इज़ द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ कितना 10 सेंटीमीटर। मान लो ए इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हमने कहा कि जो स्क्वायर हमने वाई जेड प्लेन लिया, ऐसे लेंगे ना, लेंगे वाई जेड प्लेन, वाई और जेड के साथ होगी, है ना, ये आपका वाई जेड प्लेन है। ठीक है ना, अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, राइट साइड में, और इस प्लेन एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, वो भी राइट साइड में होगा बेटा जी। सिंपल सी बात है, देखो ना आप इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी, क्योंकि वाई जेड प्लेन है ना, तो ये जो प्लेन यहाँ पर रखोगे ये वाई जेड प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी। क्यों, किसकी, इस प्लेन एरिया की। और एरिया वेक्टर कहाँ होगा, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, एक्स एक्सिस पे है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। तो फ्लक्स निकालना तो बड़ा आसान हो जाएगा इस प्लेन एरिया से। तो आपने क्या कहा कि फ्लक्स थ्रू द गिवन एरिया क्या होगा, फाई इक्वल टू क्या होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए होता है बेटा जी, है ना। तो इसको कैसे निकालेंगे, ई ए कॉस थीटा। थीटा कितना है, 0 है, ई और ए के बीच का एंगल 0 है। तो क्या होगा तुम्हारा 3 इंटू 10⁻³ इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा जी, cos 0 1 होता है ना बेटा जी। तो cos 0 1 होगा। अब ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर कितना है 10 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट कर देते हैं मीटर में, 0.1 मीटर हो जाएगा ये। यहाँ कहेंगे 0.1 मीटर का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 आ जाएगा बेटा जी, इज इक्वल टू आ जाएगा 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात थी, आपने इसको सॉल्व कर लिया। अब जो क्वेश्चन सेकंड पार्ट में बोल रहा है क्या, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन। इस प्लेन का जो नॉर्मल ए है ना, ए यही तो होगा ना, एरिया वेक्टर ही तो नॉर्मल होगा इस प्लेन पे जो नॉर्मल हो रहा है। इसको हमने क्या किया, टिल्ट कर दिया कितने 60 एंगल से। हमने इस वाली एरिया को देखो, ये क्या है आपका, ये आपका जेड एक्सिस है ना बेटा जी। और इस प्लेन को हमने क्या किया, इस प्लेन को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया हमने, ऐसे टिल्ट किया तो ये देखिए प्लेन ऐसे हो गया। इस प्रकार से हमने टिल्ट किया कि इसका जो नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब एरिया वेक्टर, ये जो एरिया वेक्टर है, इस केस में एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एंगल बना रहे हैं। और इस केस में क्या है कि जो नॉर्मल आपका एरिया वेक्टर है वो एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है मेक 60 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस। तो व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड विद दिस प्लेन। सेम स्क्वायर प्लेट है, सेम सब कुछ है, बट केवल आपने इसको टिल्ट कर दिया है कितने एंगल से, 60 डिग्री एंगल से टिल्ट कर दिया है। तो एरिया वेक्टर तो इसका टिल्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ज्यों का त्यों रहेगी। तो फ्लक्स थ्रू द टिल्टेड एरिया, जो एरिया आपकी टिल्ट हुई ना, ये टिल्टेड एरिया कितना हो जाएगा बता दी, ये हो जाएगा ई इंटू ए इंटू कॉस 60 डिग्री। ठीक है बेटा जी, तो ये हो जाएगा कॉस 60 होता है 1/2। ई की वैल्यू क्या लिया बेटा जी आपने, ई की वैल्यू आपने लिया हुआ है ई इंटू ए, क्या आया हुआ है पहले से, ई इंटू तक निकाल चुका है ना, ई इंटू ए तो निकाल ही चुके हो आप लोग, 30 इंटू 1/2 है ना, ये कितना आ जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 50 है बेटा जी, 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये फ्लक्स आपका आ गया टिल्टेड एरिया से जो लिंक हुआ है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो इस तरीके से आप लोग सिचुएशन को हैंडल करना होगा डायग्राम के साथ। जब आपको डायग्राम क्रिस्टल क्लियर होगा तभी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। आई थिंक ये जो मैंने बनाई है सिचुएशन ये आपको समझ में आई होगी। ठीक है बेटा, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बेटा देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15। इसी में है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू दी गई वो सेम रहेगी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। अब कह दिया कि थ्रू द क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड सो दैट इट फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ठीक है ना, और ये मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है बेटा जी, ये आप लोग देखना, मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है कि क्यूब से जो फ्लक्स लिंक होगा, क्यूब रखा गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पास हो रही है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो कितना टोटल फ्लक्स लिंक होगा उसको मैंने कैलकुलेट कराया है। टोटल फ्लक्स आपका 0 निकल के आया था। ठीक है बेटा जी, ये चीज़ मैं आपको करा चुका हूँ। आप अपनी जो मैंने थियरी कराई है वहाँ पर मैं जब न्यूमेरिकल करा रहा था कंपेडियम का, तो वहाँ पर आप देखना आपको मिलेगा। ठीक है बेटा जी, ये मैं करा चुका हूँ। ओके, अब बेटा हम लोग देखेंगे 1.17 क्वेश्चन देखेंगे एनसीईआरटी का
केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सर्फेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स, ठीक है ना, इंडिकेट्स दैट द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सर्फेस ऑफ द बॉक्स इज 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है ना। एक आपके पास ब्लैक बॉक्स है, उस ब्लैक बॉक्स से जो फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसकी वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है बेटा जी। अगर यहाँ से फ्लक्स, अगर बॉक्स के अंदर से फ्लक्स बाहर निकल रहा है उसकी वैल्यू दी गई, तो बॉक्स के अंदर चार्ज भी होगा, ठीक है ना, तभी तो नेट चार्ज आपको मिलेगा बॉक्स के अंदर, तभी तो आपको फ्लक्स आउट मिल रहा है, अदरवाइज मिलेगा ही नहीं। तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर इनसाइड कितना चार्ज होगा जबकि फ्लक्स बाहर इतना निकल रहा है, ठीक है बेटा जी। तो पहले ए पार्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम गॉस लॉ का यूज़ करते हैं, यूजिंग गॉसिस लॉ। आपको पता है क्या है, फाई आउट फ्लक्स जो बाहर निकलता है वो क्या है, समेसन क्या है, क्यू एनक्लोज्ड, जो चार्ज एनक्लोज्ड है, अपॉन क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा जी। तो यहाँ से आप देखो क्या आ जाएगा बेटा जी, क्यू एनक्लोज्ड कितना आ जाएगा, चार्ज इसके अंदर जो इनक्लोज है, क्यू इनक्लोज्ड है ना, वो कितना आएगा बेटा जी, फाई आउट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा जी। और फाई आउट आपको दिया गया है कितना, 8 इंटू 10⁻³ दिया गया है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 होती है, ठीक है बेटा जी। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको जो मिलेगा वो 0.7 अगर कैलकुलेट कर 0.07 माइक्रो कूलम इसका आंसर आएगा, ठीक है, माइक्रो कूलम में आएगा। तो कूलम में आएगा, माइक्रो कूलम में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो इतना चार्ज, इतने माइक्रो कूलम चार्ज यहाँ पर एनक्लोज्ड है, ठीक है बेटा जी। अब बी पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड, हो गया आपका। अच्छा, अब बी पार्ट में, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सर्फेस ऑफ द बॉक्स वर 0, मान लिया कि क्या है, अगर ये जो आउटसाइड फ्लक्स उसको 0 मान लिया हमने, ठीक है ना, ऐसा इन्होंने माना है कि व्हाट इज द नेट, हो गया था, इफ द नेट चार्ज, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सर्फेस ऑफ द बॉक्स वर 0, could you conclude that there were no charges inside the box? Why or why not? अगर ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ब्लैक बॉक्स है और फाई आउट क्या है, 0 है, फ्लक्स उससे बाहर जो निकल रहा है वो 0 है, तो क्या ये हम कह सकते हैं कि बॉक्स के अंदर जो है चार्ज 0 है? ऐसा बोला इन्होंने, देखो, यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स, कि बॉक्स के अंदर कोई चार्जेस नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। और वाई और वाई नॉट, ठीक है ना, अगर नहीं तो ऐसा क्यों नहीं बोल सकते हैं, उसको एक्सप्लेन करो। तो पहली बात है कि आपको दिखाते हैं, ब्लैक बॉक्स आपने लिया है, फाई आउट क्या होगा, 0 होगा। अगर मान लो इस बॉक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो कोई फ्लक्स बाहर नहीं निकलेगा, नेट चार्ज अगर नहीं है, चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स बाहर नहीं आएगा, तो कंफर्म हो गया। ये तो बिल्कुल आप समझ रहे हो उस बात को। लेकिन अगर एक उसी बॉक्स के अंदर एक प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड के दोनों चार्ज हैं, तो क्या होगा, फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि नेट क्या बोलता है, गॉस बोलता है कि फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज क्या होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू हो जाएगा 0, तो फ्लक्स भी 0 हो जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी भी बॉक्स या किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर से फ्लक्स अगर 0 निकल रहा है या 0 फ्लक्स अगर है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि उसके अंदर जो चार्जेस हैं वो 0 हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि उसके अंदर नेट चार्ज 0 है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। तो आप कह सकते हो कि हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि बॉक्स के अंदर चार्जेस 0 हैं, ठीक है बेटा जी। चार्ज अगर 0 है, चार्जेज अगर 0 है, तब भी आपका फाई आउट 0 होगा। और चार्जेज अगर हैं और इस तरीके से हैं कि एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, तब भी आपका फ्लक्स 0 होगा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा जी। तो ये मैंने आपको फिजिकल सिचुएशन लेकर के इस डायग्राम को, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया है। जो आपका 17 क्वेश्चन है, उसको जो बी पार्ट है उसको हम फिजिकल सिचुएशन से हमने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अब बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1.18 है, इसको हमने प्रॉपर तरीके से जब वीडियो हम पढ़ा रहे थे, आपको बता रहे थे, तो वहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लेन किया है कि स्क्वायर प्लेट आपके पास है, या स्क्वायर प्लेट है, इसके सेंटर 10 सेंटीमीटर के 0.5 पर आपको क्या करना है, आपको निकालना है अब सेंटर स्क्वायर प्लेट एज सुन व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर प्लेट। कैसे निकालेंगे इसको क्या करेंगे, एक क्यूब बना लेंगे, इसी प्लेट का, स्क्वायर प्लेट का एक क्यूब बना लेंगे। टोटल फ्लक्स
ट्यूब से कितना पास हो रहा है उसको निकाल लेंगे, और कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस से जो फ्लक्स जाएगा वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जाएगा, है ना, ये ना बेटा। तो 1 से कितना जाएगा, Q अपॉन 6 जाएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर आपको एक्सप्लेन नहीं करना है मेरे को, ठीक है। आपको मैं हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है, क्या बोलते हैं, जब हम लोग लेक्चर ले रहे थे, ठीक है बेटा जी। अब मैं अगले कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। अब बेटा आपका 1.20 है, बड़ी बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने कई बार डिस्कस किया है, फिर भी अगर एनसीईआरटी में आया हुआ है तो इसको एक बार हमें डिस्कस करना चाहिए कि पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स -1.0 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ 10 सेंटीमीटर रेडियस। एक आपके पास स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस क्या लिया आपने, 10 सेंटीमीटर लिया, -Q चार्ज रखा है मान लो बीच सेंटर पे। तो जो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स सरफेस के अंदर आएगा, सरफेस से बाहर निकलेगा, क्योंकि -Q चार्ज है तो इनवर्ट डायरेक्शन में फ्लक्स आपको दिखाई पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाती हुई दिखाई पड़ेगी। तो बस अगर -Q है तो अब बताइए इससे कितना फ्लक्स लिंक हो गया। तो जो फ्लक्स लिखोगे, क्योंकि Q आपका नेगेटिव है तो फ्लक्स आपका इन होगा, है ना, फ्लक्स आपका इन होगा। तो आप यहाँ ले सकते हो कि फाई क्या बनेगा, तो फाई आपका बन जाएगा कितना बेटा जी, 1.1 × 10⁻³ इक्वल टू क्या होगा, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिया गया है वैल्यू, ये तो वैल्यू आपको दी गई ना, कितना जो है कि फ्लक्स लिंक हो रहा है, इतना हो रहा है। अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट हैपन अगर हम इसकी रेडियस को डबल कर देते हैं, इसकी रेडियस को अगर हमने डबल कर दिया ऐसे, मतलब पहले क्या था, पहले 10 सेंटीमीटर अब 20 सेंटीमीटर कर दिया, तो फ्लक्स की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा जी। जितना फ्लक्स इस छोटे वाले स्फीयर से पास होगा उतना ही क्या है, बड़े वाले स्फीयर से पास होगा, क्योंकि फ्लक्स के फार्मूले में Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट में कहीं आर का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया है। तो नो इफेक्ट, आपको पता है कि छोटा हो चाहे बड़ा हो फ्लक्स आपका सेम होगा, ठीक है बेटा जी। रेडियस को डबल करो या रैंडम कोई शेप ले लो, मैंने तो कई बार इसको हमने कहा रैंडम कोई शेप ले लो बेटा, ऐसे कोई रैंडम शेप ले लो, तो उस रैंडम क्लोज सरफेस से भी क्या है, जो फ्लक्स आपका लिंक होगा वो कितना होगा, वो 1 × 10⁻³ ही लिंक होगा, ठीक है बेटा। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना। और साथ में क्या है कि आप कहोगे सर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेडियस को डबल करने पर फ्लक्स आपका उतना ही रहेगा, -1.0 × 10⁻, माइनस साइन इंडिकेट ओनली क्या है कि जो चार्ज अंदर है वो माइनस नेगेटिव है। इफ़ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस डबल कर दिया तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है बेटा जी। ये हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज, जो आपका चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो पॉइंट चार्ज को आप लिख सकते हो गॉसेस से क्या कर सकते हो, सर हमारे पता है कि Q इनक्लोज क्या होता है, Q इनक्लोज कितना आपका है, Q है ना, वो कितना होगा बेटा जी, मान लो Q, अब Q मान लिया, वो आपका कितना है कि फाई इंटू ही व्हाट, एप्सिलॉन नॉट। अरे फार्मूले से तो पता होगा ना, फार्मूला मैं लिख ही दे रहा हूँ आपको। तो आप कहोगे सर फाई क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई की वैल्यू आपको दी गई, कितना दी गई है, देखा जाए तो यहाँ से Q एनक्लोज्ड कितना आएगा, फाई की वैल्यू दी गई है -1 × 10⁻³ दी गई है बेटा जी, ठीक है ना, और इंटू 8.85 × 10⁻12 रख दिया आपने, और जो आपको आंसर मिलेगा तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यह जाएगा ये इक्वल टू -8.85 × 10⁻19 ये कूलम आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका चार्ज इनक्लोज आ गया। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए कि क्या कॉन्सेप्ट कह रहा था या क्वेश्चन आपको क्या बताना चाह रहा था, ठीक है बेटा जी। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब अगले क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 करके, जहाँ डाउट होगा बेटा हमसे डिस्कस करना, ठीक है।